हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने हमारी पिछली क्लास में क्या कंप्लीट किया था। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। 10th क्लास साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था यहाँ पर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो हम लोग अभ्यास यानी एक्सरसाइज में आपके जो भी क्वेश्चंस दिए हैं हम लोग उनको सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, तो क्या है ट्रू फॉल्स यहाँ पर। तो हम लोग देखो यहाँ पर क्या देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। पहले रिएक्शन क्या दी है, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, कार्बन दिया है, लेड दिया है आपको उत्पाद में, और क्या बन रहा है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ये एक रिएक्शन आपको दे दी गई है। ये दोनों ही क्या है, आपके रिएक्टेंट है, और ये दोनों आपके क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सीसा जो है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी इसका लेड का क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी कि CO2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है, यानी कि जो आपका कार्बन है वो क्या, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और चौथा पॉइंट दिया है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी कि PbO, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। PbO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये चार स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गए। अब हम लोग चलते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहले में अगर बात करें कि सीसा जो है वो अपचयित हो रहा है, तो हम लोग इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में अपचयन या उपचयन हमेशा किसका होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा, यानी कि अभिकारक का होगा। क्लियर है इतना। कभी भी अपचयन या उपचयन उत्पाद का नहीं होता या प्रोडक्ट का नहीं होता, वो किसका होता है, रिएक्टेंट का होता है, या फिर उसका हम बोल सकते हैं अभिकारक का होता है। अब उसमें से अभिकारक कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 3 अभिकारक दिए हो आपको, उसका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन अगर राइट साइड में लिखे हुए हैं प्रोडक्ट, तो उनका कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होगा, उपचयन या उपचयन नहीं होगा। तो पहला पॉइंट दे रहे हैं आपका सीसा अपचयित हो रहा है, यानी कि सीसा जो है वो आपको कहाँ दिया गया है, तो ये आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, उत्पाद के फॉर्म में दिया है। तो क्या किसी उत्पाद का अपचयन होता है, तो ये तो नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी उपचयित हो रही है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ये भी आपका उत्पाद है, तो इसका भी अपचयन या उपचयन पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दो स्टेटमेंट का आपको आंसर मिल गया, असत्य है और दूसरा भी असत्य है। तीसरा बोल रहे हैं कि जो कार्बन है वो उपचयित हो रहा है। कार्बन आपको यहाँ दिया हुआ है, हाँ ये यहाँ पर सही हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जो भी कार्बन दिया है उसका उपचयन या अपचयन हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि इसका उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं उपचयन, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या ये सही स्टेटमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो रिएक्टेंट के तौर पर तो C लिखा हुआ है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट के तौर पर जाते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उस चीज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या उपचयन होता है। ये हमने पहली ही क्लास में पढ़ लिया था जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, सत्य हो जाता है। आई बात समझ में आता है। 14 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लेड ऑक्साइड देखा, और आगे जाकर के ये क्या बन रहा है, लेड बन रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने, ये जो ऑक्सीजन है
इसका यहाँ से क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है इसमें। ठीक है, तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन नंबर यहाँ पर क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और यही दिया गया है कि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हाँ, हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला आपका जो है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, आप इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सीसा अपचयित हो रहा है, असत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, असत्य है। बाकी के जो दो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये दिया गया है। ठीक है, तो पहला हम लोग को देखते हैं कि क्या है, तो किस टाइप की रिएक्शन है। हम लोग ये रिएक्शन देख सकते हैं कि जो आपका आयरन ऑक्साइड है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe2O3 जो है, यहाँ पर आयरन जो है, एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को रिप्लेस करके क्या है, अपनी जगह ले रहा है यहाँ पर, यानी कोई ना कोई चीज क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अब पहला रिएक्शन देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद करो क्या होती है, यह होती है कि अगर कोई आपके दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या इसमें आपको? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा बोल रहे हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या इस तरह की रिएक्शन है क्या ये? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि Fe2 ये भी एल्यूमिनियम इन दोनों को क्या करे, रिप्लेस कर ले, और एल्यूमिनियम और आयरन अपने आप को क्या करे, दूसरे के साथ भी रिप्लेस करे, एक दूसरे के साथ, यानी दोनों ही तत्व एक दूसरे का क्या ले लें, स्थान ले लें। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, जो आयरन है वो क्या हो रहा है, अकेला हो रहा है, वो किसी का स्थान नहीं ले रहा है। स्थान कौन ले रहा है, एल्यूमिनियम ले रहा है। एल्यूमिनियम किसको विस्थापित कर रहा है, यहाँ पर आयरन को विस्थापित कर रहा है। तो ये एक किसी भी तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं है, और ना ही ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा देखते हैं यहाँ पर हम लोग वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपका एक अभिकारक जो होता है वो कई अभिकारकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, कभी कई उत्पाद के रूप में क्या होता है, बिखर जाता है। ऐसे ही होता है, एक रिएक्टेंट जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको इस अभिक्रिया में? ऐसा इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक तत्व, जो भी आपका एक तत्व है या कोई वन एलिमेंट क्या करता है, दूसरे तत्वों का क्या करेगा, यहाँ पर विस्थापित कर देगा, या हम बोल सकते हैं उसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो अब यही हो रहा है यहाँ पर। जो एल्यूमिनियम है वो आपके आयरन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, और आयरन आपका वहां पर अकेला छूट रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक? चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज में आपका थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल समझते हैं कि अगर आपका लौह चूर्ण है यहाँ पर, ठीक है, उसके ऊपर जब हम लोग क्या डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, यानी कि लोहा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो आपको उत्पाद के फॉर्म में क्या मिलता है। पहला दे रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या ऐसी कोई अभिक्रिया होती ही नहीं है। चौथा दे रहे हैं कि आयरन लवण एवं जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, जब कभी भी देखो ये पॉसिबल तो है नहीं कि कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है। हमने पढ़ा कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तत्व को या किसी भी हम लोग मेटल या धातु को हम लोग जब एसिड डालते हैं
तो उसका क्या होना शुरू हो जाता है, संचारण होना शुरू होता है, यानी वो रिएक्ट तो कर रहा होगा, अभिक्रिया तो हो रही होगी कोई ना कोई। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल को जब हम एसिड के साथ अगर डालते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन तो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर आयरन लवण और H2O, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो क्या यहाँ पर H2O बन सकता है क्या, ऑक्सीजन के परमाणु आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये भी पॉसिबल नहीं है, H2O नहीं बन सकता यहाँ पर, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग कि क्या क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बन सकता है। अब आयरन हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए अभी आपको क्या चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो क्या किसी भी तरह का ऑक्सीजन आपके एटम दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, नहीं। आयरन हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन के अणु भी तो चाहिए, तो ये भी पॉसिबल आपका नहीं है। फर्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, FeCl2, ये आयरन क्लोराइड बन सकता है आपका और आपका हाइड्रोजन गैस बन सकती है। यहाँ तक समझ में आया। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। FeCl2 आयरन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो FeCl2 होता है और हाइड्रोजन हमेशा अणु के फॉर्म में होता है, इसलिए हमने हाइड्रोजन गैस को H2 लिखा है। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसको 2 लगा देते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आयरन का 1 परमाणु है यहाँ पर, क्लोरीन के यहाँ पर 2-2 परमाणु हो जाएंगे और हाइड्रोजन के भी 2-2 एटम यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको अभी यहाँ पर बैलेंस करना नहीं सीखना है, हम लोग बस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लें। उसके बाद का जो लेक्चर होगा वहाँ पर हम एक नए लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करना सीखेंगे वहाँ पर, ठीक। चलो, तो ये आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका जो है वो एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, कि आपका एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्यों जरूरी है इसको बैलेंस करना, और एक्चुअली में बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, हमको यहाँ पर ये पढ़ना है। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द एरो इज इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम बोल रहे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट और दूसरी साइड आते हैं आपके प्रोडक्ट। रिएक्टेंट भी कितने भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी कितने भी हो सकते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जब तक ये जो एरो है आपका, जो तीर है, तीर के जो निशान है इसके बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है, और राइट साइड परमाणुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, दोनों के इक्वल हो जाएंगे। ऐसी केमिकल इक्वेशन को या ऐसे रासायनिक समीकरण या ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? या हम इसको राइट और लेफ्ट साइड ना बोल करके हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के ही परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, ऐसी रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ तक का क्लियर है? ठीक है, तो एरो के आप लेफ्ट साइड और राइट साइड भी बोल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं उसमें कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो जाएगी तो ऐसा रासायनिक समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर? चलो आगे समझते हैं कि ये एक जरूरी क्यों है। इससे पहले हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु मिला करके क्या बन रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर ये एक तरह की संयोजन अभिक्रिया है। और चीजें हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो अभिकारक को मिलकर के एक प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा में मैं बता रही हूँ।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अभी यहाँ पर बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम के नंबर जो है वो परमाणु है वो 1 है, और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैग्नीशियम का जो परमाणु है वो इस साइड आपको कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, और राइट साइड आपको कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अब ऑक्सीजन के परमाणु की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल रहे हैं, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने मिल रहे हैं? आपको 1 परमाणु मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पर टोटल करें तो ये 3 परमाणु हो रहे हैं, 2 परमाणु हो रहे हैं, तो ये बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लगाएंगे। कभी भी हम लोग 2 यहाँ नहीं लगाते, ठीक है। 2 को हम लोग कभी भी यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से याद रखना। चलो, कहाँ लगाएंगे हम लोग? सिर्फ आगे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। 2 हम लोगों ने लगा दिया, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया, यहाँ भी 2 परमाणु हो गए, वहां पर भी 2 परमाणु हो गए। लेकिन अब आपका मैग्नीशियम है वो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम 2 है और यहाँ पर मैग्नीशियम आपका 1 था। तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर भी एक बार 2 लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगी? यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब ये एग्जाम्पल देकर के भी उसको समझा सकते हैं, आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर पूछी गई थी कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, उसका भी आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी रासायनिक समीकरण में क्या होता है? तत्वों के परमाणुओं का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यह आप लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन का नियम सुना होगा, हम लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम सुना होगा कि ऊर्जा को हम ना ही बना सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। एनर्जी कैन नेवर बी क्या बोल सकते हैं? फॉर्म और नेवर और नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय। ना सुना होगा ये सब चीजें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी के फॉर्म को बस एक दूसरे के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैग्नेटिक एनर्जी में बदल सकते हैं, जो भी मैग्नेटिक एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। साउंड एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, किसी में भी हम क्या है बदल सकते हैं। लेकिन जो नई ऊर्जा है उसको हम बना नहीं सकते और ना ही हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सेम वैसा ही सिद्धांत आपको यहाँ पर दिया गया है, कंजर्वेशन, या हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास या मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या ना ही हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं का जो पुनर्व्यवस्था होता है, यानी कि रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो हम जो भी परमाणु की संख्या लेते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होता है? रीअरेंजमेंट होते हैं। जैसे एनर्जी का फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, कभी भी वो कम या ज्यादा नहीं होता, बस वो क्या होता है? इधर से उधर चले जाते हैं। आई बात समझ में? तो इसीलिए क्या होता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है? आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आंसर। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, और ये आपका कौन सा क्वेश्चन? आपका 4th क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है, उस स्टेटमेंट से आपको क्या करना है? यहाँ पर समीकरण के रूप में उसको लिखना है, और उस समीकरण को आपको क्या करना है? बैलेंस भी करना है, ठीक है, संतुलित भी करना है। तो अब पहला दिया हुआ है यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके
अमोनिया बनाता है, यानी कि एक तरह का संयोजन अभिक्रिया है। हमने देखा यहाँ पर कि नाइट्रोजन लिख लिया और हाइड्रोजन लिख लिया, ये दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब यहाँ पर G क्यों लिखा है, क्योंकि ये गैस है। हाइड्रोजन के आगे G क्यों लिखा है, क्योंकि ये गैस है। नाइट्रोजन के आगे G लिखा हुआ है क्योंकि ये एक गैस है, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं है, देखो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं। यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन का 1 ही परमाणु मिल रहा है आपको और हाइड्रोजन के 3 परमाणु मिल रहे हैं, ठीक है। परमाणुओं की संख्या तो बराबर है, यहाँ पर भी 4 परमाणु है, वहां पर भी 4 परमाणु है, लेकिन नहीं, आपको नाइट्रोजन के 2 हैं तो उस साइड भी नाइट्रोजन के 2 ही होने चाहिए, और इस साइड अगर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो उस साइड भी हाइड्रोजन के परमाणु 2 ही होने चाहिए। क्लियर आई बात समझ में। अब इधर समझो, सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन के परमाणु को। हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये 1 नहीं लगा सकते, ठीक है। 1 लगाने से कुछ नहीं होगा, 2 एकम 2, 2 ही परमाणु रहेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो 2, यहाँ पर 3 है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, ये देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन के परमाणु 2 हैं, तो हम लोगों ने उधर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो आपके नाइट्रोजन के तो बैलेंस हो गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपको नाइट्रोजन में करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी 2 लगा दिया। नाइट्रोजन के तो बैलेंस हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन के परमाणु क्या हो जाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 तिया कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमको, अगर ये 2 है तो यहाँ पर आपको 2 तिया क्या लगाना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 लगा दिया। तो इस तरह से ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या हो जाती है, आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैलेंस करना हम लोग और अच्छे से सीखेंगे आगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो बी में क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2S होता है, ठीक है। जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या बनेगा आपका, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर L लिखा हुआ है क्योंकि ये एक लिक्विड है, और SO2 यहाँ पर क्यों के आगे G क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड ये बन रहा है। अब ये यहाँ पर बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग SO2 को लिख लेते हैं, SO2 यहाँ पर क्या है, गैस है, ठीक है। अब अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि H2S है, सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड है, और आपका क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन है। वहां पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के परमाणु आपको कितने मिल रहे हैं, आप यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 और 3 मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के परमाणु कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर H2O के आगे 2 लगा दें और SO2 के आगे भी 2 लगा दें, ठीक है, और इधर अगर आप आते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपको 3 लगाना पड़ेगा। इस तरह से ये जो केमिकल इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना अभी हम लोग आगे और सीखेंगे, तब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। इसमें एक स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं कि हम लोग को सबसे पहले किसको बैलेंस करना है। तो हम लोग जो भी चीज़ रहती है कम ज़्यादा उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसके बाद अगर कोई चीज़ अनबैलेंस हो जाती है तो वापस से उसको हम बैलेंस करने के लिए इधर भी हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए उसके परमाणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। कम नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, 5th क्वेश्चन का बी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट में। 3rd में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
बेरियम क्लोराइड के साथ जब क्या करेंगे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, बदले में आपका क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने परमाणुओं को या अपने तत्वों को एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन बेरियम के साथ था और एल्यूमिनियम के साथ आ गया है, और यहाँ पर सल्फेट एल्यूमिनियम के साथ था, वहां पर ये बेरियम के साथ आ गया है। तो ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये एक तरह की कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, द्विविस्थापन। अब ये यहाँ से नहीं पूछा है, यहाँ पर बस बता रही हूँ मैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, AlSO4 और बेरियम क्लोराइड लिखना है। इसके अलावा क्या बन रहा है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, और बेरियम सल्फेट के आगे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ये बेरियम सल्फेट को आप यहाँ पर ही लिखिए, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये एक तरह का सॉलिड है, तो यहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ पर क्या लगा दिया हम लोगों ने, 3 लगा दिया। तो ये एक केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सी वाला क्वेश्चन है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और दिया हुआ है डी, इसको हम डी बोल देते हैं। ठीक है, पोटेशियम धातु जल के साथ, ये पोटेशियम धातु है, जल के साथ जब ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनाएगा और H2 गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों नहीं है यहाँ पर, कि हमारा यहाँ पर जो H2 हाइड्रोजन जो परमाणु है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर आपके परमाणु हाइड्रोजन के कितने हो जा रहे हैं, 3 हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 है यहाँ पर तो चलेगा। अब 3 करने के लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने KOH के आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 लगा रहे हैं हम लोग। उसके बाद अब ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2, और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब क्या हो गए, 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर कितने थे, 2 ही थे। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन के बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन के हो गए टोटल 4, इधर भी 4 हो गए, उधर भी 4 हो गए। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अब ऑक्सीजन के डिसबैलेंस हो गए, क्योंकि वहां पर 1 था और यहाँ पर अब 2 हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर 2 लगा रखा है, तो ऑक्सीजन का भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब सिर्फ बैलेंस किसको करना है, इस पोटेशियम के बैलेंस करना है। पोटेशियम के यहाँ पर 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पर 1 था ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन हम लोगों ने देखा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग कल की क्लास देखेंगे कि कल की क्लास में आपको क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, और भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है हम लोग उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग अलग से क्लास लेकर के आएंगे, तब उसके बाद अगर आप समझ लेंगे तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन आप आज हम लोगों ने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इतने आपके लिए काफ़ी रहेंगे। नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज में 6 से लेकर के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हम लोग MCQs, इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की भी क्लास लेकर के आएंगे, और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि पिछले साल कौन सा क्लास में आया था, अब की बार कौन से आने की पॉसिबिलिटी है, ये सब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।